हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 53 आस्क डॉक्टर देवाशीष शर्मा सीरीज की। बहुत सारे सवालों के जवाब हमने दिए हैं। हम लोग 50 से ज़्यादा एपिसोड्स कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज को पसंद किया क्योंकि बहुत सारे सवाल कॉमन होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पेशेंट पूछते हैं। और ये सीरीज में ये फायदा होता है कि मैं कई सारे लोगों को वो जो रिप्लाई या पेशेंट का सवाल होता है उसका जवाब दे पा रहा होता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज और आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल धीरज जी ने पूछा है। धीरज कुमार जी ने ये पूछा है कि जो एसआई जॉइंट है उसके लिए इंजेक्शन बेटर है या फ्यूजन, और वो 2 साल से सफर कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मैं फ्यूजन सर्जरी एसआई जॉइंट की करता हूं कि नहीं। देखिए, एसआई जॉइंट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिकल जॉइंट है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी को आपकी स्पाइन की हड्डी से मिलाता है, या आपकी जो स्पाइन की हड्डी है उसको जो आपकी कमर की हड्डी है उससे जोड़ता है। एक तरफ होता है सैक्रम और एक तरफ होता है इलियम। तो एस से सैक्रम, आई से इलियम बन गया एस आई जॉइंट, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब एस आई जॉइंट में अगर किसी इंसान को पेन हो रहा है तो ये बात आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि ये एस आई जॉइंट का ही पेन है। कई सारे क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो पेशेंट को दर्द हो रहा है वो एस आई जॉइंट से ही आ रहा है या फिर उसका कोई और कारण भी हो सकता है। तो यदि ये बात प्रूव हो गई है, आपके डॉक्टर ने आपको चेक करके देखा है, एग्जामिनेशन से या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चल रही है कि आपको एसआई जॉइंट की ही प्रॉब्लम है, तो जो पहला ट्रायल होता है वो इंजेक्शंस का ही होता है और कई बार पेशेंट्स इंजेक्शन से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग जो इंजेक्शन से ठीक नहीं होते या जिनको इंजेक्शन से टेम्पररी रिलीफ मिलता है उनके लिए एक और प्रोसीजर होता है एसआई जॉइंट एब्लेशन या एसआई जॉइंट आरएफए या एसआई जॉइंट आरएफ। इसको लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं, आरएफ यूज करते हैं, आरएफए यूज करते हैं और एब्लेशन यूज करते हैं। तो एसआई जॉइंट का जो आरएफ है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कुछ नीडल्स या एंडोस्कोप को अंदर डाल के वो जो नर्व है जो दर्द दे रही है उसको हम लोग जला देते हैं। और यदि उसको जला दिया जाए तो पेशेंट को कई सालों तक का पेन फ्री पीरियड मिल जाता है और पेशेंट अच्छी तरह लाइफ को जी सकता है, कंफर्टेबल रह सकता है और एसआई जॉइंट का पेन लगभग 80-90% तक रिलीफ आ जाता है यदि टारगेटेड अप्रोच से सही तरीके से प्रोसीजर किया जाए। अब एक बात और है कि ये फुल प्रूफ नहीं है क्योंकि कभी ना कभी जो नर्व है वो रीजनरेट करती है और साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद पेशेंट को फिर से दर्द आ सकता है। ये बात पेशेंट को एसआई जॉइंट एब्लेशन करते वक्त बताई भी जाती है। अब बात रही एसआई जॉइंट फ्यूजन की, तो एसआई जॉइंट फ्यूजन सर्जरीज इंडिया में बहुत रेगुलरली की जाती हैं। मैं पर्सनली काफ़ी पेशेंट्स में करता हूं, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे उस कंडीशन तक या उस प्रॉब्लम के लेवल तक जा पाते हैं। कई सारे पेशेंट्स को इंजेक्शन ठीक कर देता है, कई सारे पेशेंट्स को आरएफ एब्लेशन ठीक कर देता है और कई सारे पेशेंट्स को रेयरली ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस हालत तक में वो आ जाएं कि उनको फ्यूजन की तरफ ले जाना पड़े। हालांकि कुछ पेशेंट फेल्ड बैक सिंड्रोम के जो होते हैं, जिनको बहुत लंबी सर्जरीज पहले से हो रखी होती है, उन केसेस में एसआई जॉइंट एब्लेशन एक अच्छा विकल्प के रूप में काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपके मेरे जवाब से आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी सर। नेक्स्ट सवाल पूछा है उषा पटेल जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी स्पाइन सर्जरी हुई है और उनको बहुत वीकनेस होती है और वो चल नहीं पाती हैं, तो इसके लिए क्या दवाई की जा सकती है। उषा पटेल जी, वीकनेस की दवाई इस बात पे निर्भर करेगी कि वीकनेस आई क्यों। यदि वीकनेस सर्जरी से पहले से थी तो हो सकता है वो नर्व के डैमेज की वजह से थी। अगर पहले से थी तो वो जो नर्व का डैमेज है वो टेम्परेरी था या परमानेंट, ये बात इम्पोर्टेंट है जानना, ये जानने के लिए कि आप कितने प्रतिशत ठीक होंगे सर्जरी के बाद। अगर वीकनेस सर्जरी के बाद आई है तो जनरली कभी कभी नस पे काम करने से ऐसा हो सकता है कि सर्जरी के बाद कुछ वीकनेस आए और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगती है और कुछ हफ्तों में पेशेंट अच्छा फील करता है। एक और इम्पॉर्टेंट वीकनेस जो कई पेशेंट्स बताते हैं वो होती है जनरलाइज्ड वीकनेस के साथ चल तो पा रही हूँ, दर्द तो नहीं हो रहा है पहले सा, लेकिन अब हाँ सांस फूल रही है या घुटने में दर्द हो रहा है
या कोई और दिक्कत होने लगी, उसका कारण ये है कि जब लॉन्ग टर्म से आप चले ही नहीं, क्योंकि स्पाइन में आपकी दिक्कत थी और अब सडनली आपकी स्पाइन ठीक कर दी गई तो आप चल पा रहे हैं, आपके जो लंग्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप रेगुलरली चलें, और इसी वजह से आपको जो वीकनेस है वो आ रही है, और आप रेगुलरली जब चलेंगे तो वो ठीक हो जाती है। तो एक कई तरह की वीकनेस हो सकती है, और जो उसका जो इलाज है वो आपको किस तरह की वीकनेस आई है इस बात पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है आर देवी जी ने। उन्होंने पूछा है कि जिनकी सर्जरी हो रखी है और जिनको स्क्रू रॉड लगे हुए हैं उनको किस तरह से सोना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर सर्जरी हो गई तो अब उल्टे सोएंगे तो रॉड चुभेंगे क्या, या स्क्रू चुभेंगे क्या, टेढ़े सोएं, साइड में सोएं, कैसे सोएं। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सर्जरी के अमूमन बाद, स्पेशली मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ लंबर स्पाइन सर्जरी के बाद, हम पेशेंट को जैसे नॉर्मली पेशेंट सुपाइन लेटता है वैसे ही लेटाते हैं, माना कि पेट ऊपर और पीठ नीचे, और करवट लेना भी संभव होता है। आप दोनों तरफ करवट ले सकते हैं। अगर आपकी सेंट्रल स्पाइन सर्जरी हुई है और कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है तो ना तो करवट लेने में कोई मनाही है और ना ही सीधे सोने में कोई मनाही है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप सो सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे नहीं सोना है या वैसे नहीं सोना है, अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से कुछ बताया है। बट नॉर्मल स्क्रू पेच वाली स्पाइन सर्जरी में सब तरह से सोना लाजमी है। कुछ पेशेंट्स जो एक्सट्रीमली पतले होते हैं उनको कुछ दिनों तक स्क्रू पेच चुभने की कंप्लेंट आती है। जो बहुत पतले पेशेंट्स होते हैं उनमें जो स्क्रू पेच चुभने की कंप्लेंट होती है वो कुछ महीने रह सकती है। उसके बाद जब बॉडी रिकवर करती है तो धीरे धीरे अंदर जो कवरिंग ऑफ द टिश्यू है वो स्क्रू और पेच के ऊपर फाइब्रोसिस हो जाती है और फिर दर्द खत्म हो जाता है। तो बहुत पतले पेशेंट अगर आप नहीं हैं, अगर आप एक्सट्रीमली थिन नहीं हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है और आप बहुत अच्छी रिकवरी शो करेंगे और सोना सब तरह से अलाउड है, अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको कोई स्पेसिफिक सलाह दी हो। नेक्स्ट सवाल पूछा है नंदिनी जी ने। उन्होंने पूछा है कि जिनको स्लिप डिस्क पहले हुई और अब वो ठीक हो गए हैं, उनको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे कि स्लिप डिस्क फिर से ना हो। तो देखिए नंदिनी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्लिप डिस्क का कारण क्या था। स्लिप डिस्क आपको जनरली होती है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है वो सूखने लगती है और सूखने की वजह से वो टूट जाती है। तो अगर स्लिप डिस्क हुई है इसका मतलब है कि हमारी स्पाइन की जो डिस्क्स है जो वो कम हेल्दी हैं। तो अगर हम स्पाइन की हेल्थ को बेटर करेंगे, जिसमें कि हम कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं, स्पाइनल एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस की बात कर सकते हैं, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं और ग्लूटियल मूवमेंट की बात कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग लूजनिंग की बात कर सकते हैं। माइंडेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैमस्ट्रिंग लूजनिंग एक्सरसाइज और दूसरी स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज और स्पाइनल ट्विस्टिंग एक्सरसाइज कुछ हद तक। यदि आप सुपर फिट हैं, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, तो आप स्पाइनल फ्लेक्शन भी कर सकते हैं। आगे झुकना मना नहीं है, लेकिन जो सुपर फिट है और जो बहुत हेल्थी है और जो बहुत दिन से स्पाइनल एक्सटेंशन कर रहा है तो वो स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी कर सकता है। बट मोस्टली जिनको स्लिप डिस्क हुई है उनको स्पाइनल एक्सटेंशन एडवाइज होता है, स्पाइनल मोबिलिटी एडवाइज होती है और हैमस्ट्रिंग लूजनिंग एडवाइज होती है। अगर इस तरह की एक्सरसाइज वो रेगुलरली कर रहे हैं, रेगुलरली ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, गर्दन की एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी और वो लॉन्ग टर्म तक फिट रह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोहम्मद जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको स्लिप डिस्क है और उनको सिम्टम्स सिर्फ खड़े रहने पे आते हैं, तो क्या वो नर्व रूट इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे। देखिए स्लिप डिस्क के मोहम्मद सर जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा खड़े रहने पर ही आते हैं। बैठने पे स्लिप डिस्क ज़्यादा सिम्टम नहीं देती और बैठने पर इस तरह की प्रॉब्लम्स कम ही रहती हैं। तो यदि आपको खड़े होने पर सिम्टम्स आ रहे हैं और तो ये देखना पड़ेगा कितने सिम्टम्स हैं, कहीं कोई वीकनेस है तो नहीं, और जो MRI पे डिस्क है वो कितनी ज़्यादा नस को दबा रही है। अगर 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक अगर कंप्रेशन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रोवाइडेड आपको कोई ब्लैडर बाउल वीकनेस ना हो और आपको कोई पैरों में कमजोरी नहीं आ रही हो, तो आराम से आपको स्पाइनल इंजेक्शन थेरेपी दी जा सकती है और उससे हाई चांसेस हैं कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। पर यदि आपको वीकनेस आ रही है, आपको लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत है या कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है और कंप्रेशन को कई महीने हो गए हैं, ऐसे केसेस में डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि सर आप इंजेक्शन लगवा तो सकते हैं, बट ये मान के लगवाइए कि ये टेम्परेरी मेजर है, हो सकता है इससे आप ठीक ना हो और हो सकता है आपको सर्जरी या एंडोस्कोपी की तरफ आगे बढ़ना पड़े। तो ये सारे बातें हैं जिनसे डिसाइड होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी है
और उसके लिए क्या इलाज आपके लिए बेटर है। नर्व रूट इंजेक्शन, दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या कायरोप्रैक्टिक्स, सारी पद्धतियां काम करती हैं और सारी पद्धतियों का अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे इस एपिसोड से भी कुछ जानकारी आपको मुहैया करा पाया हूँगा और नए एपिसोड में फिर से मिलूंगा नई बातों के साथ और नए कुछ सुझावों के साथ। थैंक यू वेरी मच।